नमस्कार दोस्तों, पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ। कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ सच पता लगेगा, हर पार्टी के बारे में, इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में, लव जिहाद के बारे में और काउ स्लॉटरिंग के बारे में। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहाँ के एसएचओ हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरिराम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब। हिंदू महासभा ने काउ स्लॉटरिंग करी। यूपी के शिव मंदिर और कैम्बोइत्रे मंदिर में हरि प्रसाद और चंचल त्रिपाठी ने मांस फेंका। मुरादाबाद में बजरंग दल के लोगों ने काउ स्लॉटरिंग करी ताकि एक मुस्लिम को झूठे केस में फंसाया जा सके। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। लेकिन आप सब बस एक बार इन सभी केसेस की टाइमलाइन देखिए जो ध्रुव राठी की वीडियो में साफ साफ दिख रही है और समझिए कि ये सिर्फ कुछ रेयर इंसिडेंट्स हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है कुछ रेयर इंसिडेंट्स के साथ, ताकि बड़ी पिक्चर को छुपाया जा सके। और वो बड़ी पिक्चर क्या है देखना चाहोगे तो ये देखो। राजस्थान में 3 बच्चे जिनकी एज 10 से 12 साल थी, उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में मांस फेंक दिया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता था। उन बच्चों ने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ये हरकत करी। झारखंड के लोहारदगा डिस्ट्रिक्ट में शिव मंदिर के अंदर मांस फेंका गया और उसी के ठीक अगले दिन झारखंड के ही शनि मंदिर में मांस फेंका गया। झारखंड के ही साहिबगंज के कालीबड़ी दुर्गा मंदिर में मांस फेंका गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और पुलिस की समझदारी और सूझबूझ से इस मैटर को बढ़ने से रोक लिया गया और यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट में दंगे करवाने के लिए मंदिर में 11 जगह पे मांस फेंका गया। मुंबई में नईम कुरैशी नाम के लड़के ने गौ हत्या करी तो वहीं दीपक नाम के लड़के को इजाद, सुहान और सबीर ने मार डाला, क्योंकि या तो उसने उनकी बहन को टीज किया था या उन्हें गौ हत्या करते हुए देख लिया था। अलवर में ओपनली काउ बीफ को 300 शॉप्स में सप्लाई किया जाता था और होम डिलीवरी भी की जाती थी। नियाज, सदम, अरबाज के साथ 13 और लोगों ने गौरक्षकों को आयरन रॉड से मारा। तो वहीं पंजाब में 10 टन काउ बीफ को पकड़ा गया। पंजाब में रोहिंग्यास को कैटल स्मगलिंग के लिए अरेस्ट किया गया, जो भगवा गमछा पहन रहे थे और तिलक लगा रहे थे। सूरत में इस्माइल यूसुफ समोसा के अंदर बीफ दिया करता था, तो वहीं पुलिस एनकाउंटर में काउ स्मगलिंग और स्लॉटरिंग करने वाले इमरान और नजीम को अरेस्ट किया गया। कांग्रेस वर्कर ओपनली 20 सड़क पे गाय को मार डालते हैं, तो वहीं जीशन, सदम और कासिम को पुलिस ने एनकाउंटर करने के बाद काउ स्लॉटरिंग की वजह से अरेस्ट किया। हनुमानगढ़ में काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट हिंदूज पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में अरमान ने काउ स्लॉटरिंग करी और पत्थरबाजी भी। झारखंड के हजारीबाग के नरसिंह मंदिर के पास काउ स्लॉटरिंग करी गई। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काउ बीफ को स्मगल किया जा रहा था, जिसका पीछा गौ रक्षकों ने किया, तो काउ स्लॉटर्स ने उन पे फायरिंग करी और चलती गाड़ी से गाय के मांस को फेंक दिया। यहाँ सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री तो है, लेकिन एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री भी है, राइट? तो ऐसा देश जहाँ 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे देश में काउ और बुफेलो मीट कंजप्शन की जरूरत ही क्या है? गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एजे शास्त्री ने कटी हुई गायों को देख के कहा कि भगवान भी हमें नहीं बचा सकते, भगवान भी हमें माफ नहीं कर पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने कहा कि काउ स्लॉटरिंग करने वाले नर्क में सड़ेंगे और गवर्नमेंट को पूरे देश में काउ स्लॉटरिंग पे बैन लगाना चाहिए और गाय को एक प्रोटेक्टेड नेशनल एनिमल डिक्लेयर करना चाहिए। ये बात कहने वाला एक नॉन हिंदू है। हमें नहीं चाहिए इस देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम।
हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों इसी सोच के चाहिए, जो दोनों एक दूसरे की आस्था की इज्जत करें, एक दूसरे की धर्म की इज्जत करें। इसीलिए हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की बहुत इज्जत करते हैं। इसे कहते हैं एक बहुत बड़ी पिक्चर को छुपाने के लिए एक छोटी पिक्चर दिखाना, जो ध्रुव राठी ने बहुत अच्छी तरह से किया अपनी वीडियो में। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता, जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है, कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हैं, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को एक गर्व दिया जाता है। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि आप पर सदियों से अत्याचार हुआ है, ये देखो आप कितने बड़े विक्टिम हो। तीसरा डिपार्टमेंट, आप खतरे में हो, देखो हमें उन लोगों से खतरा है, तो कभी भी आकर हमें खत्म कर सकते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट जो नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है, आपको कहा जाता है कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही एक इंसान है जो आपको आकर बचाएंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें ही वोट। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये 5 कंपार्टमेंट्स। पहले वॉयलेंस होता है, फिर क्लिप्स कट करी जाती है। ये जबरदस्त पथराव गलियों से हो रहा है, ये जबरदस्त पथराव गलियों से हो रहा है। ये नवाले वालों की, ये बीच में फंसे हुए इनकी हिम्मत देखिए, बीच में लगातार पथराव कर रहे हैं, लगातार पथराव हो रहा है। देखिए ये देखिए बिल्कुल पथराव हो रहा है, जबरदस्त। हमारे इंस्पेक्टर साहब कहाँ निकल गए? सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। देखो फिर फैक्ट्स और डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान की शान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, नहीं सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। फिर पूरा लेफ्ट विंग एक वीडियो को शेयर करता है। उसके बाद आपको गिल्ट में डाल दिया जाता है।
नमस्कार दोस्तों, पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अगस्त 2022 में भी ऐसे ही कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था। कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आई, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हैं। उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक दो इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा अफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अर्शद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद आपसे कहेंगे ये देखो, कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच? इस खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिविंग पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। श्रद्धा वालकर के केस में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद ने उसे कंडेम भी किया और किलर को लेकर हार्शेस्ट पनिशमेंट भी मांगी। नेहा फयाज के केस में अंजुमन इस्लाम कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर्नाटक चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, ये कहते हुए कि हम अक्यूज फयाज के खिलाफ सीवियर पनिशमेंट की मांग करते हैं। ध्रुव राठी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना जानता है। वो आपको उन कामों के लिए गिल्ट में डाल देगा जो सिर्फ कुछ हिंदूज ने करे हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। इस वीडियो को पूरा देखना और आगे आगे मैं आपको ऐसे फैक्ट्स और इंसिडेंट्स बताऊंगा जो आपको शॉक कर देंगे कि कोई इंसान किस हद तक मैनिपुलेशन कर सकता है। दुनिया भर पर नजर डालें दोस्तों तो डिक्टेटर्स कई देशों में देखे गए, चाहे पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, चिली हो या रवांडा हो, लेकिन सभी डिक्टेटर्स के द्वारा टारगेट हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी को किया जाता है। डिक्टेटर दोस्तों, जर्मनी, पाकिस्तान, चाइल्ड, रवांडा में ऐसा हुआ। ऐसे मेजॉरिटी को डराया गया। वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग्स और एग्जाम्पल भी कौन से, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप वाले, ताकि एक फेक सिनेरियो क्रिएट हो सके कि आप लोग खतरे में हो, आपको मिशन 100 करोड़ करके इस देश को बचाना है। लेकिन एक मिनट, आई हैव सीन दिस वन, इट्स क्लासिक। लेकिन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। राठी ने कहा था कि बीजेपी इस देश की मेजॉरिटी के अंदर डर पैदा कर रही है और अभी यही सेम चीज हमारे राठी जी भी कर रहे हैं इस देश के इंडियन यूथ के दिमाग के साथ। आपको शॉकिंग नहीं लगा कि कैसे अचानक से इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले, एंड वो भी सिर्फ 2 इंसिडेंट्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की वजह से। लेकिन सबसे पहले आप एक बार खुद से पूछो कि ये डिक्टेटरशिप है क्या। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये डिक्टेटरशिप है क्या। दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ या एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें पैसे बहुत सारे गए या ये बहुत खतरनाक स्कैम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसमें मेनली बीजेपी इन्वॉल्व है और ये स्कैम इलेक्शन से जस्ट पहले सामने आया। पर क्या सच में इलेक्टोरल बॉन्ड इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है? लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसमें स्कैम है कहाँ? नहीं, मेरा मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज हजारों करोड़ों की डोनेशंस लिया करती थी, राइट? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ की डोनेशन ली, जिसमें से 83% डोनेशन अननोन डोनर से आई, जिसका आज भी कहीं कोई डेटा नहीं। अब अगर हम देश के सबसे बड़े सो कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की बात करें तो यह स्कैम टोटल 12,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ बीजेपी को गए, 1,600 करोड़ एक रीजनल और स्टेट लेवल पार्टी टीएमसी को और 1,400 करोड़ कांग्रेस को। एक काम करो, ये जो 1,600 करोड़ और 1,400 करोड़ आए हैं ना, इन्हें पहले वापस कर दो, उसके बाद मॉरल्स की बात करना। कोयला स्कैम 1,86,000 करोड़, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस देश का कोयला पीएसईज और प्राइवेट कंपनीज को दे दिया था। 2G स्कैम 1,76,000 करोड़, जिसमें यूपीए के पॉलिटिशियंस ने 122 2G स्पेक्ट्रम्स को अलॉट कर दिया था या बेच दिया था। डायल स्कैम 1,63,000 करोड़, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट लैंड स्कैम, एयरपोर्ट स्कैम और IGI स्कैम हुआ था। चारा स्कैम 37,000 करोड़, करने वाले थे
आरजेडी के लालू प्रसाद यादव। ग्रेनाइट स्कैम 16,000 करोड़ जिसने किया वो थे पीआरपी कंपनी और दुर्जय दयानिधि एमके स्टैलिन के भतीजे। इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 70,000 करोड़, करने वाले थे कांग्रेस के सुरेश कालामदी। गोफर स्कैम 11,600 करोड़, कांग्रेस के नेताओं ने किया। इंडियन आर्मी राशन स्कैम 5,000 करोड़, इंडियन आर्मी चॉपर स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम जिससे अब्दुल करीम तेलगी ने किया। महादेव बैटिंग ऐप स्कैम जिसमें कांग्रेस लीडर भूपेश बाघेल को एलिजिडली 500 करोड़ की घूस मिली थी। तो अगर स्कैम से एक फैक्टर है डिक्टेटरशिप को जज करने की, तो कांग्रेस के टाइम पे डेमोक्रेसी की क्या हालत हुई, एक बार आप ही हमें ये बता दो। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, डरा हुआ डिक्टेटर। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को एक्साइज पॉलिसी की पावर मिली थी जिसमें वो शराब की दुकान ओपन करने की परमिशन दे सकते थे, जिसमें एलिजिडली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का स्कैम किया गया। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के क्लोज एसोसिएट और इन्हीं के थ्रू ये सारी डील्स करी गई। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिजनेसमैन और फॉर्मर तेलंगाना सीएम केसी राव की बेटी के कविता को 9 जोन्स अलॉट कर दिए जिनके बदले उन्हें एलिजिडली 100 करोड़ की घूस मिली, जिसका यूज उन्होंने गोवा इलेक्शंस के कैंपेन में किया। और इसका कन्फेशन के कविता ने ईडी की इंटेरोगेशन में मार्च 2024 में किया। अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी की इंटेरोगेशन में कन्फेस किया कि विजय नायर जो इस पूरे शराब घोटाले के मेन एक्यूज्ड हैं, वो आम आदमी पार्टी के ही 2 और टॉप लीडर्स आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि अभी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सबसे पहली बार दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम की बात करने वाली कांग्रेस ही थी। एक बार कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनाथे का ये वीडियो देखिए। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी के फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। कांग्रेस ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट भी किया था, जिसके बाद
इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इसमें इंटरफेयर किया और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दिया एंड उन्होंने कहा कि हम कन्विंस हो गए क्योंकि ईडी ने हमें इनफ प्रूफ्स दे दिए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने या तो 170 मोबाइल फोन्स तोड़ दिए या 36 लोगों के थ्रू चेंज करवा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ पावर में रहना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ पावर की भूख है एंड उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख दिया है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की वजह से डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है और सूरत इलेक्शंस में तो ये प्रूफ भी हो गया। ये है राठी की वीडियो। हमारा ये संघर्ष देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें अभी भी लगता है कि नहीं देश में सब ठीक चल रहा है, देश में कोई तानाशाही नहीं है, तो जरा कुछ दिन पहले की इस खबर को देख लो। सूरत की लोकसभा सीट पर क्या हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वहां बाकी 8 कैंडिडेट्स ने किसी न किसी बहाने से विड्रॉ कर ली, यानी कि इलेक्शन होने से पहले ही बीजेपी ने ये सीट जीत ली। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के एक्यूज्ड ऑफिसर अनिल मसीह के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर्स दे दिए थे एंड वहां पे जो कुछ भी हुआ वो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन राठी ने कभी भी वेस्ट बंगाल पे कुछ क्यों नहीं कहा, जहां ये आरोप लगाया गया कि वेस्ट बंगाल में 16,90,000 से ज्यादा वोटर्स फेक या डुप्लीकेट हैं, जहां ओपनली बीजेपी सपोर्टर्स को मारा जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली बीजेपी कस्बा मोंडाल की प्रेसिडेंट सरस्वती सरकार को टीएमसी के गुंडों ने बहुत ही बेरहमी से मारा और बीजेपी एक्टिविस्ट दीनाबंधु मित्रा की हत्या कर दी गई। वेस्ट बंगाल इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम फेस कर रहा है एंड इसमें भी मेनली रोहिंग्यास जो बांग्लादेश से आते हैं, लेकिन इसमें ना तो ममता बनर्जी कुछ कर रही है और ना ही टीएमसी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि 1966 से 1971 तक 17,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया आए जिन्हें सिटीजनशिप दे दी गई। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक्यूरेट डेटा पॉसिबल नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ नहीं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी के टाइम पे 40,000 से ज्यादा रोहिंग्यास रह रहे हैं। आपको मणिपुर याद है? मणिपुर क्यों जल रहा है? क्या इसका रीजन सिर्फ एथनिक क्लैशेस हैं? क्या इसका रीजन सिर्फ SC/ST रिजर्वेशन है? मणिपुर में 1991 से अभी तक 1700 kg से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए हैं एंड अभी रिसेंटली 3.5 करोड़ के ड्रग्स कद्दू के अंदर ठूसे हुए मिले। मणिपुर में 2022 से अभी तक 60,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं, जिसमें 2,400 से ज्यादा अरेस्ट हुए और 3,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए। और ये तो कुछ भी नहीं, UNHRC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 से 2023 के बीच 22,000 इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से मणिपुर में घुसे। लेकिन ये डेटा मणिपुर वायलेंस से कैसे लिंक्ड है? बेसिकली मणिपुर में हिली रीजन्स है जो पूरे मणिपुर का 90% है एंड वहाँ पे SC/ST, कुकीज, नागास और ट्राइबल्स के अलावा किसी को भी घर जमीन खरीदने की परमिशन नहीं है और एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश करने की भी परमिशन नहीं है। 1951 में मणिपुर में हिंदू 60% थे और क्रिश्चियंस 11%, जो कि अभी के टाइम पे हिंदूज 41% हो गए हैं और क्रिश्चियंस भी 41% हो गए हैं। तो इन्हें डर है कि अगर मीठी हिंदूज को SC/ST रिजर्वेशन मिल जाता है तो इनके इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स स्मगलिंग में दिक्कत आ सकती है। और वेस्ट बंगाल में NIA और CBI को घरों से वेपन्स और बॉम्ब्स मिले, जिस पे ममता बनर्जी ने कहा कि ये वेपन्स और बॉम्ब्स खुद NIA और CBI मेंबर्स ने रखे होंगे और ये TMC के मेंबर्स की कुछ वीडियोस हैं। लेकिन अफसोस ध्रुव राठी ने इस पे भी कुछ नहीं बोला। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, তারা একদম হাত দেবে, একদম হাত দেবে। তুই আমাদের নেতৃত্ব হয়ে ভাতা নিচ্ছিস, বাবার বাধ্যতা ভাতা নিচ্ছিস, তারা চাল খাচ্ছিস, তারা জমির টাকা নিচ্ছিস, সব নিচ্ছিস, আর ভক্তদের দিকে মানুষ সেটা কথাই বলবো। কত ধারে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে আমাদেরকে যদি বাকি করতে বললেন না করতে পারেন, সবাই নির্বিচারে চলে যাবো, কিন্তু তোমরা আমাকে প্রতিবাদ করা বন্ধ করে দেবো। সেটা তোমরা হাতে কাজ করে বিশেষ করে থাকো। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है
और प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले, 6th शेड्यूल मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मिले। सच बताऊं तो इनकी सभी डिमांड्स एकदम जेन्युइन है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूरी हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूरी है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें स्टेटहुड मिले ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके एंड उनके बेटर फ्यूचर के लिए, और उन्हें पॉलिटिकल फंड्स मिल सकें एंड उन्हें एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी मिल सके, जिससे इन्हें डिसीजन मेकिंग की पावर मिलेगी, जो कि कुछ केसेस में इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लद्दाख ही इंडिया चाइना बॉर्डर इशू का मेन सेंटर है। डेमोक्रेसी पे खतरा, लेकिन राठी ने ये क्यों नहीं दिखाया या इस पे बात क्यों नहीं करी? AIMIM लीडर इम्तियाज जलील कहता है कि आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। कुत्तों का तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। AIMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को धमकाता है कि अगर एक इशारा कर दिया तो भागना पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए 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 फिर चलिए चलिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स को रैली के दौरान एंटी हिंदू स्लोगन्स लगाने के लिए अरेस्ट किया जाता है। कांग्रेस के MP DK सुरेश कहते हैं कि साउथ इंडिया से टैक्स नॉर्थ इंडिया जाता है, इसीलिए वो साउथ इंडिया के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं। उदयनिधि स्टैलिन सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। DMK के A राजा कहते हैं कि हम राम के दुश्मन हैं। उदयनिधि स्टैलिन सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर देते हैं। द प्रिंट की 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मंदिर HRCE एक्ट या गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हैं, सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग टेम्पल रेवेन्यू का टोटल 14% एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, 4% ऑडिट फीस होगी, 25 से 40% सैलरीज के लिए यूज़ होगा, सिर्फ 1 या 2% त्योहारों के लिए यूज़ होगा, और सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग 4 से 10% फंड्स के लिए यूज़ होगा, और इसमें भी जो पैसा बच जाएगा वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स में यूज़ होगा। टेम्पल वर्शिपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट TR रमेश के अकॉर्डिंग भारत के मंदिर अपनी 47,000 एकड़ ज़मीन खो चुके हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में सबमिट एक बिल के अकॉर्डिंग भारत में 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हैं। ये वीडियो है मुख्तार अंसारी के फ्यूनरल की, जहां हजारों की भीड़ पहुंच गई। मुख्तार अंसारी जिस पे किडनैपिंग, मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे 65 क्रिमिनल केसेस थे, और ये भीड़ है बुदायूं डबल मर्डर के एक्यूज्ड मोहम्मद साजिद की, जिसने बुदायूं में 2 मासूम बच्चों को जान से मार दिया था, और ये भीड़ है हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के फ्यूनरल की, और ये भीड़ है टेररिस्ट याकूब मेमन के फ्यूनरल की। लेकिन अफसोस ध्रुव राठी आपको ये सब नहीं बताएगा। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की वजह से ही डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि देश के लोग देश के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने खड़े होकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने मोदी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। जो बीजेपी की जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने प्लेन तक खरीदा है, वो कुछ अपने पैसे से खरीदा है। कोई आम आदमी पार्टी का सीएम है, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सीएम है, इसका मतलब ये थोड़ा जुग्गी में जाके रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पूरी है मात्र 4 किलोमीटर, और उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है। वो क्या मोदी जी अपने मामा के घर से लेके आए थे क्या? केजरीवाल का इस्तीफा क्यों मांगा जाए? एक काम करो, जनता को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। इस देश में अगर किसी को इस्तीफा इस समय देना चाहिए तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह।
उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 1-2 इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा आफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद आपसे कहेंगे ये देखो कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ध्रुव राठी ने 10 से 15 केसेस काउंट करवाए, जैसे कि नेहा फयाज, श्रद्धा आफ्ताब, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा और रितिका सईद। इन केसेस को छोटा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए इन केसेस को कंपेयर कर दिया गया उन केसेस के साथ जहां पे विक्टिम्स और एक्यूज्ड का रिलीजन चेंज कर दिया गया। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए, नजफगढ़ के पास मित्राओ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिविंग पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है। इस रिपोर्ट को देखिए, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अमन कुमार सिंह ने एक 17 साल की लड़की सोनम परवीन को मार डाला। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, इसलिए गोदी मीडिया इसकी बात करेगा ही नहीं। न्यूज़ 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर जरूर छपी, लेकिन इन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा, बस ये लिखा कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को देखिए, नाइमा और ईशा अपने घर से भाग गई और एक लव मैरिज करी अंशु के साथ। अंशु एक शार्प एज हथियार से ईशा पर हमला करता है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। वहां के एसपी ने इंटरोगेशन के बाद बताया कि हस्बैंड अंशु ने अपना गुनाह कबूल किया। रसूलपुर गांव की इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए, 20 साल की गुलनाज खातून को जिंदा जला दिया गया एक आदमी और उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। यहाँ अक्यूज कौन था? सतीश कुमार राय। पिछले साल जब साक्षी और साहिल खान की खबर मीडिया में फैलाई जा रही थी तो उससे कुछ दिन पहले एक और वैसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिहार का एक लेबरर रामानुज साहू सूरत गया अपने परिवार से मिलने। उसका अपनी पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने रेखा पर 10 बार चाकू से वार किया। जब उसकी 19 साल की बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश करी तो उसने उसे भी मार डाला। नजफगढ़ की इस खबर को देखिए, विपुल सिंह नाम का आदमी खुले में धमकी देता है कि वो मुसलमान औरतों को मोलेस्ट करेगा और मारेगा। दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू ने इस पर कॉग्निसेंस भी लिया। या फिर 5 महीने पहले की कर्नाटका की इस रिपोर्ट को देखिए, 39 साल का आदमी प्रवीण अरुण, इसने अपनी 21 साल की एयर होस्टेस कोलीग आयनाज के साथ दोस्ती करी। जब आयनाज ने इसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ये उसके घर में गया और उसे मार डाला। और इसके बाद इसने उसकी मां को भी मार डाला, उसकी बड़ी बहन को भी मार दिया और उसके छोटे भाई 14 साल के उसको भी मार दिया। फिर से हिंदू आदमी है, मुस्लिम औरत है, तो गोदी मीडिया की बात नहीं करेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगी। 20 दिन पहले की इस खबर को देख लीजिए, 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिविंग पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को एक कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी। जब दैनिक जागरण में खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए, बेंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है। दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था, तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। ये भी कुछ ही दिन पहले की खबर है कर्नाटका से। सबसे पहली बात, ध्रुव राठी को तो ये तक नहीं पता कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद में पहचान छुपाकर प्यार किया जाता है और फिर रिलीजियस कन्वर्जन करवाई जाती है, और इसीलिए उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 के पॉइंट नंबर 3 में फ्रॉड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और शादी का झांसा देकर रिलीजियस कन्वर्जन करवाना मना है, और इसी को लव जिहाद कहते हैं। और अक्सर ये कन्वर्जन लड़कियों का होता है। अगर इतना ही सच्चा प्यार है तो धर्म परिवर्तन करवाना ही क्यों है, और अगर करवाना भी है तो हर बार एक लड़की ही अपना धर्म परिवर्तन क्यों करे। 10 दिसंबर 2009 को केरला हाई कोर्ट के जस्टिस केटी सांक्रान को कुछ इंडिकेशंस मिले कि हाँ, रिलीजियस कन्वर्जन तो हो रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 लव जिहाद के एक्यूज्ड ने सिर्फ 4 साल के अंदर 3000 से 4000 दूसरे धर्म की लड़कियों को इस कन्वर्ट करवाया था प्यार का झांसा देकर। 26 जून 2014 को केरला के सीएम उमेन चैंडी ने कहा कि लव जिहाद नहीं होता, लेकिन फिर उन्होंने लेजिस्लेचर में एक रिपोर्ट सबमिट करी कि 2006 से 2014 के बीच 2667 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया। और इसी रिपोर्ट की नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पीएफआई और उसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ने इस एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। आखिर पीएफआई का इसमें क्या रोल था? लेट्स फाइंड इट आउट। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट जिसकी हेडलाइन है हैंडसम मुस्लिम मैन वेजिंग लव जिहाद वॉर अगेंस्ट इंडिया, जिसे लिखा था डीन नेल्सन ने 2009 में, जिसमें बताया गया है कि सदर्न इंडिया के हिंदू हेल्पलाइन नंबर पे 1500 से ज्यादा कॉल्स आई उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के पेरेंट्स की जो लव जिहाद में फंस चुकी हैं। केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने बताया कि अक्टूबर 2009 तक 4500 लड़कियों को कन्वर्ट करवाया गया, और हिंदू जन जागृति समिति के अकॉर्डिंग 30,000 लड़कियों को सिर्फ केरला के अंदर कन्वर्ट करवा दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने 400 लव जिहाद केसेस की एक लिस्ट रिलीज करी, जिसमें उन्होंने सेंटर से अपील करी कि इस पे एक्शन लिया जाए। इसके अलावा केरला के अंदर एनआईए रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर 105 लव जिहाद के केसेस सामने आए, जिसमें महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2016 रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि 6000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया केरला में 5 साल के अंदर, जिसमें से
4,719 हिंदूज थी और 1,074 मोस्टली क्रिश्चियंस। और इन्हें कन्वर्ट करवाने के दो मेन सेंटर्स थे, कोझिकोडे की तरबियातुल इस्लाम सभा और मोनुस्थल इस्लाम सभा। एंड ये दोनों सेंटर ही स्टेट अथॉराइज थे रिलीजियस कन्वर्जन करवाने के लिए। इवन रिसेंटली जगर्था कमीशन ऑफ केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने एक इनिशिएटिव चलाया जिसमें वो यूथ को लव जिहाद से अवेयर करवा रहे थे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही ध्रुव राठी ने कहा कि हिंदू महासभा ने काउ स्लॉटरिंग को प्लॉट किया। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। और वहीं दूसरी साइड इसने बोला कि जमात ए इस्लामी हिंद ने श्रद्धा मर्डर को क्रिटिसाइज करा और नेहा मर्डर को अंजुमन ए इस्लाम ने क्रिटिसाइज करा। श्रद्धा वालका के केस में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद ने उसे कंडेम भी किया और किलर को लेकर हार्शेस्ट पनिशमेंट भी मांगी। नेहा फयाज के केस में अंजुमन इस्लाम कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर्नाटका चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, ये कहते हुए कि हम अक्यूज फयाज के खिलाफ सीवियर पनिशमेंट की मांग करते हैं। लेकिन इसने आपको ये नहीं बताया कि उन हिंदू महासभा वर्कर्स की कंप्लेंट करने वाली भी दूसरे हिंदू महासभा के वर्कर्स ही थे। ध्रुव राठी ने वुमेन एट्रोसिटीज और रेप डेटा पे 30 मिनट लंबी वीडियो बना दी, लेकिन अफसोस उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इंडिया के सबसे हॉरिफाइंग रेप इंसिडेंट वेस्ट बंगाल के संदेश खली को भी इसमें कवर कर लें, जहां टीएमसी के नेता शेख जहां और उनके गुंडे महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में सिस्टमैटिकली बुलाया करते थे और सेटिस्फाई होने तक उनको वहीं रखा करते थे। वो घर घर जाकर परिवार वालों के सामने लड़कियां सेलेक्ट किया करते थे और एक बार उन्होंने कोई लड़की सेलेक्ट कर ली तो खुद के हस्बैंड का उस पर कोई राइट नहीं होता था। ध्रुव राठी के पास अपनी फेक मजाक वाली पोस्ट जिसमें उसे पाकिस्तानी बदरू बताया जा रहा है उस पे कमेंट करने का टाइम है। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू ही नहीं हूँ, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। फिर इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दी। और रविश कुमार की पुरानी वीडियो जिसमें वो कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहे हैं वो ढूंढने का भी टाइम है। रविश कुमार ने डेफिनेटली कश्मीरी पंडित्स पे बात करी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। कश्मीरी पंडित के साथ जो एक्चुअल में हुआ उनके जेनोसाइड पे उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। अरे कश्मीरी पंडित से याद आया कि कश्मीर में तो भाईचारा था, हारमनी थी, वहाँ के लोग तो ब्रेन वॉश भी नहीं थे एंड वहाँ पे बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। तो क्या आप कश्मीरी पंडित्स पे एक सेपरेट वीडियो बना सकते हो? ध्रुव राठी की टीम नासा एंड इसरो की टीम से भी बहुत आगे है। इनकी टीम सालों पुरानी वीडियोस ढूंढ के निकाल सकती है, लेकिन रीसेंट का केस संदेश खली पे इनकी टीम नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि एक्यूज का नाम शेख शाहजहां था या फिर एक्यूज टीएमसी से था जो कि इंडिया अलायंस में है। अब तो ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पे ओपनली कांग्रेस को प्रमोट करना चालू कर दिया है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, जहां पे रियल टॉपिक्स पे बात करी गई है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज। और कांग्रेस जो पैसा है वो गरीबों को देगी, अडनानी या अंबानी को नहीं। वैसे मिस्टर राठी, कांग्रेस 70 साल से पावर में थी और आपके इस पुराने वीडियो को भी देखो जरा। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। हम सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। अब ये मत कहना कि तुमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर दिया तो तुम न्यूट्रल हो गए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे आम आदमी पार्टी के साथ क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस और बैकग्राउंड हैं। और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के करप्शन की वजह से ही बनी थी एंड इसीलिए आज तक तुमने भी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एक भी वीडियो नहीं बनाई। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, इन्फ्लेशन और फार्मर प्रोटेस्ट की बात नहीं करी है, क्योंकि वो टॉपिक्स मैं अपनी पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें, या फिर पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी ही हैं तो हम वोट किसको करें? तो देखो, अभी के टाइम पे सच बताऊं तो बीजेपी से बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं। लेकिन आप किसी को भी वोट करो, लेकिन वोट ज़रूर करो, क्योंकि आपके राइट्स के लिए लड़ने में सालों लग गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अगर आप
सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ये सोचोगे कि हम वोट करने नहीं जाएंगे, तो ये उन लोगों की इंसल्ट होगी। मैंने आपको डेटा दे दिया, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ध्रुव राठी का दिया हुआ झूठ का लॉलीपॉप मुंह में दबा के क्रांतिकारी बनना चाहते हो, या इन फैक्ट्स के जवाब में मुझे अनभक्त बोलना चाहते हो, या फिर इन डेटा को एक्सेप्ट करना चाहते हो।